गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपकी बुक का फर्स्ट ही टॉपिक है 12th क्लास, तो आप सीरियसली इसको सुनेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब जाके आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक एक टॉपिक पे आप कंसंट्रेट करें। सबसे पहले अपने पास में दिमाग में आता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मटेरियल की एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी अदर ऑब्जेक्ट को या रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये एडिशनल प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है ये अपन को देखना है। तो मान लीजिए ये मेरे पास में मार्कर है और इसको मैं अपने ड्राई हेयर से रब करती हूँ, और रब करने के बाद में यदि हल्के पेपर सीट को अट्रैक्ट करें तो इसमें वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप सभी इजीली करके देख सकते हैं प्लास्टिक की स्केल के थ्रू, प्लास्टिक के पेन के थ्रू, और या फिर मेरे पास में मार्कर है या पेन है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखो, सिंपली मेरे पास में पेन है, मैं इसको रब कर रही हूँ। रब करने के बाद में जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप होगी वो ड्यू टू द चार्ज होगी। ये देख लीजिए, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर चिपक चुके हैं ये। और भी थोड़ा दूर से मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत फास्टली ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, एडिशनल प्रॉपर्टी of material by which attract and repel the की जगह इसमें ओ लगाएंगे तो ज़्यादा सही है। अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अपने पास में क्या हो गई, चार्ज की एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब ये चार्ज आपका डेवलप कैसे हुआ ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, 9th क्लास का एक टॉपिक मैं आपको याद दिला देती हूँ, और आपका टॉपिक 9th क्लास का है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड पढ़ा हुआ है, फिर बोर मॉडल भी ब्रीफली आपने करा हुआ है। तो बोर मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो लाइट जो एटम है उनके लिए मान्य है। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो अपना मॉडल स्ट्रक्चर होता है एटम का वो क्या है, देखो एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सोडियम। यहाँ पे सोडियम अपने पास में 11th नंबर पे आने वाला एलिमेंट है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका जो मास नंबर है वो है 23। तो सोडियम में देखिए पीरियोडिक टेबल में ही 11th नंबर पे आता है, तो ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इस सोडियम में एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये भी 11 है। तो दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल फॉर्म में लाएंगे। तो इनिशियली ये जो सोडियम का एटम है ये आपका क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से एटम के अंदर होता है और फिर वो चार्ज कैसे होगा ये अपन को समझना है। तो एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के अंदर दो पार्ट हैं, बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस और बाहर वाला जो
पार्ट होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। और यदि अपन इन ऑर्बिट के नाम की बात करें तो 9th में ही आप स्टडी कर चुके हो, ये K है, ये N है और ये M है। तो ऑर्बिट का नाम होता है K, L, M एंड N। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला है वो आपका है 2n²। तो K के लिए n की वैल्यू 1, L के लिए n की वैल्यू 2, M के लिए n की वैल्यू 3 और N के लिए इस स्मॉल n की वैल्यू 4। तो यदि अपन फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें इस वाले की, न्यूक्लियस के जस्ट पास वाले की, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इस फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है, ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इसमें L की अगर बात करें तो n = 2 रखिए तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये जो सेकंड ऑर्बिट है L, इसके अंदर क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी सब ऑर्बिट होते हैं S एंड P। तो इसमें ओनली S होता है, तो S की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना, और इसमें हो जाएगा 2 और P के 3 सब ऑर्बिट होंगे, तो सब सेल होंगी Px, Py, Pz, तो इसमें मैक्सिमम रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अपन केवल सोडियम की बात कर रहे हैं, n = 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन सोडियम में देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है इज लेफ्ट। तो यहाँ पे m ऑर्बिट में अपने पास में है ओनली 1 ऑर्बिट। तो यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में और फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड ऑर्बिट में, और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पे अपने को समझना है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है, और ये ही आपका चार्जिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने सोडियम लिया है, वो मेटल लिया है। ठीक है, अपने पास में जो इसकी कैटेगरी होती है मटेरियल की, वो 3 तरह की होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अपने पास में जो लास्ट ऑर्बिट होगा, वो लास्ट ऑर्बिट पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है, और या तो वो हाफ फिल होगा या पूरी तरह से फिल होगा। तो इंसुलेटर में पूरी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और या फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 8 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो इंसुलेटर कभी नहीं चाहेगा इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन लेना या देना। अब ये तो मेटल है अपने पास में, तो मेटल में लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 11 प्रोटॉन है और इसका मास नंबर 23 है, तो 12 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन के साथ में 12 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो अपने पास में न्यूट्रल पार्ट है, इस पे न पॉजिटिव चार्ज है और न ही नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे ओनली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन, ये क्लोजेस्ट है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम होगा, और बाकी जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या रोल है, चार्जिंग में क्या रोल है। तो देखिए ये सोडियम कोशिश करता है कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये अपना लास्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। तो मेटल जो है वो तो फ्रीली उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है जो आउटर मोस्ट
ऑर्बिट में है। तो इसलिए मेटल होते हैं गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को पास कर सकते हैं। उसका रीजन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये लूजली बाउंड होते हैं। इस न्यूक्लियस के साथ में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, तो ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं हेयर एंड देयर। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी है। अब यदि हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो लास्ट ऑर्बिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा, तो वो नए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और नए इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो उस सिचुएशन में ये चार्ज कहाँ से डेवलप होगा, क्योंकि ये मार्कर मेरे पास में क्या है, इंसुलेटर है। प्लास्टिक जो है वो भी इंसुलेटर है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने इसको क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या हुआ, कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ भाई, रब करने से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही अप्लाई होता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जिस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस पर हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मैंने मार्कर को रब किया अपने हेयर के थ्रू, तो हेयर होंगे पॉजिटिवली चार्ज और ये जो प्लास्टिक का मार्कर है ये होगा नेगेटिवली चार्ज। उसका कारण क्या है कि मेरे हेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो ट्रांसफर हुए हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो ओनली ट्रांसफर हुए हैं, ये कंडक्ट नहीं करेगा। जहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, मान लो आपने ये वाला पार्ट रब किया है तो यही वाला पार्ट चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, इंसुलेटर की। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिस पर हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो वो आपने कैसे चार्ज किया, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जैसे मान लो मैं प्लास्टिक की मटेरियल की कोई भी बात करती हूँ, स्केल हो सकता है, कोई लोड हो सकती है, तो प्लास्टिक हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, प्लास्टिक का एग्जांपल आप याद करेंगे, नेगेटिवली चार्ज। इसका कारण क्या है, ये मोर इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ हेयर की, तो हेयर क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इसका मतलब है हेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, नेगेटिवली, ये जो प्लास्टिक बॉडी है या कोई अदर जो बॉडी होगी उस पे। अब यदि मैं ग्लास का कोई मटेरियल लूं, टम्बलर या कोई भी, उसको मैं रब करती हूँ यदि सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास का जो मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि ये अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर ट्रांसफर कर सकता है। और सिल्क क्लॉथ लिया मैंने तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मैंने ग्लास को रब किया एबोनाइट से, ये एक मटेरियल है, तो एबोनाइट का जो मटेरियल जो भी लोगे आप, जिस भी शेप और साइज का मटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। यदि मैं कैट या किसी भी एनिमल की फर की बात करती हूँ और इसको रब करते हैं अपन एम्बर से, ये भी एक मटेरियल है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा और फर क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि ये और ये तो सेम ही कैटेगरी है। अब यदि अपन बात करें वूलन क्लॉथ की, तो वूलन क्लॉथ आपके किससे बनते हैं भाई, यही फर से, तो वूलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यदि आप सिंपल क्लॉथ लेते हैं या कॉटन क्लॉथ लेते हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो प्लास्टिक का अपन कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, सिल्क का ले सकते हैं, एबोनाइट ले सकते हैं, एम्बर ले सकते हैं, और कोई भी क्लॉथ या रबर भी ले सकते हैं। रबर भी आप लेंगे
तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है बाय फ्रिक्शन और कौन सा नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। मेटल को अपन एक स्पेसिफिक कंडीशन से पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, ये अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास में एक लिखा हुआ मटेरियल तैयार हो गया है कि कौन सा मटेरियल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये तो अपन ने बात करी चार्जिंग की। अब मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज जो है अपन नेगेटिव और पॉजिटिव है दो तरह का बता रहे हैं। तो देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, दो तरह का चार्ज था, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो टाइप ऑफ चार्ज में आप लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आप नोट भी करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास में है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अपन ने एटम की बात करी तो एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल एलिमेंट है। लेकिन यदि अपन प्रोटॉन की बात करें जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ऐसा यूनिट ऑफ ए चार्ज है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये तो हो गया प्रोटॉन का चार्ज। और यदि अपन इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें जो आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस से, उनका चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट नेचर है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास में एक क्वांटा ऑफ चार्ज है। इस चार्ज को अपन इससे ज्यादा या इससे कम नहीं कर सकते, मल्टीपल इंटीजर कर सकते हैं, लेकिन 1/2 या 2/3 या 4/6 या 9/8 इस तरह का फ्रैक्शन इसका नहीं होगा। तो ये भी अपन स्टडी करेंगे। तो ये अपने पास में चार्ज की जो कम से कम क्वांटिटी हो सकती है वो हो गई। और याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्ट है, वो एटम का क्या है, न्यूट्रल पार्ट है। उसका मास होता है प्रोटॉन के नियरली, बाकी चार्ज क्या होगा, 0। अब देखो मैंने बात करी थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि 2 तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इन्होंने 2 वर्ड यूज करे, यदि अपने पास में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और या फिर हम कहें नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ देखिए 2 चार्ज अपन एक साथ ले रहे हैं, दोनों का नेचर सेम है। यहाँ भी 2 चार्ज ले रहे हैं, दोनों का नेचर सेम है। तो इनके लिए टर्म यूज करते हैं अपन है लाइक चार्ज, ठीक है। और यदि अपन बात करें एक पॉजिटिव है एंड एक है नेगेटिव, और या हम कहें नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज एक पर लिया और दूसरा एक प्लास्टिक की स्केल ली नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों पे जो चार्ज है उसके लिए अपन टर्म यूज करेंगे अनलाइक चार्ज, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, लाइक यूज करते हैं अपन सेम नेचर के चार्ज होने पे, और अनलाइक टर्म यूज करते हैं डिफरेंट नेचर के चार्ज होने पे। इज इट क्लियर? अब अपने पास में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेम नेचर के चार्ज हैं तो क्या होगा यदि अपन उनको पास पास लाते हैं तो, और यदि अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही समझा दिया था कि यदि आप लाइक चार्ज को लाते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव को पास में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखिए
ये नोट करेंगे यहाँ पे, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज में आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। फिर अपन लेते हैं अनलाइक चार्ज का। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दोनों का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये अपने पास में बात हो जाती है लाइक और अनलाइक चार्ज की। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे और वो अपने पास में है मेजरमेंट यूनिट ऑफ ए चार्ज। तो मेजरमेंट यूनिट ऑफ चार्ज की अपन बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो तो कूलॉम ही है, क्योंकि ये कूलॉम साइंटिस्ट ने दी थी। अब देखिए कई बार क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया कि मेजरमेंट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो यदि आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो स्मॉल सी से लिखेंगे और यदि आप सिंपल लिख रहे हैं तो कैपिटल सी यूज करेंगे। ये ध्यान रखना आपको। ये अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं। यदि अपन एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट किसके थ्रू दी थी, कूलॉम के थ्रू दी थी। और ये यूनिट कैसे दी गई, ये इन्होंने दिया कि यदि अपने पास में दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज 1 कूलॉम के हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस फॉर्मूले के थ्रू ही अपन स्टडी करेंगे, ये होता है। तो इसमें देखिए k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और चार्ज को दोनों को अपन यूनिट बना दें और डिस्टेंस को भी यूनिट बना दें, तो यदि अपने पास में इतने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस चार्ज को अपन लेते हैं 1 कूलॉम। तो यहाँ से ये एसआई यूनिट दी गई। तो एसआई यूनिट ऑफ